सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री विनोद चमोली के नेतृत्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जनता उपस्थित रही। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मिथक तोड़कर एक नया इतिहास बनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में पीएम की दृष्टि से प्रदेश में आने वाले 5 साल स्वर्णिम वर्ष होंगे। तो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री विनोद चमोली के नेतृत्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जनता उपस्थित रही। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मिथक तोड़कर एक नया इतिहास बनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में विकास की दृष्टि से प्रदेश में आने वाले 5 साल स्वर्णिम वर्ष होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया विधायक की ओर से, जिसमें सीएम धामी मौजूद रहे और काफी जनता भी उसमें उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि एक मिथक तोड़ा है यहाँ की जनता ने। सरकार बनने के बाद और बीजेपी ने जो इतिहास रचा है, उसके बाद ये पहला इस तरीके का सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। हालांकि ये धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम था, जहां से विनोद चमोली इस समय विधायक चुने गए हैं और ये सम्मान समारोह रखा गया था, स्वागत समारोह रखा गया था। और उसमें भी जो मुख्यमंत्री धामी है वो अपने पूरे रॉ में नजर आए। उन्होंने कहा जनता ने अगर इतिहास रचा है और मिथक को तोड़ा है तो फिर बीजेपी की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जनता की जो उम्मीदें हैं, आकांक्षा है, उन्हें पूरा करे। और जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है उसको हम 100% राज्य में लागू करेंगे और आम जन तक, यानी कि अंतिम छोर में व्यक्ति तक जो सरकार की सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उसका लाभ पहुंचाएंगे। कुल मिला के कह सकते हैं कि राजनीतिक गहमा गहमी, यानी कि 10 मार्च को आप जानती हैं कि काउंटिंग भी, उसके बाद बीजेपी की सरकार एक किस्म से बनना तय हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी दिनों तक गहमा गहमी भी, फिर मुख्यमंत्री का चयन हुआ, फिर विभागों को लेकर गहमा गहमी रही। अब पोर्टफोलियो भी मंत्रियों को मिल गए हैं। विधानसभा का सत्र भी फिलहाल संपन्न हो गया है। राज्य सरकार ने अपने जो जरूरी कामकाज से, खास तौर पर लेखानुदान और राज्यपाल का अभिभाषण वो सदन में रखा, उसे पारित भी करवा लिया है। तो अब लगता है कि मुख्यमंत्री धामी ने शुरुआत कर ली है सार्वजनिक कार्यक्रमों की और अब धीरे धीरे प्रदेश भर में भी वो दौरे करेंगे और जो सरकार की योजना है वो भी अब धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। पूजा, बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे ज्योत्सना, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और 2 दिन तक चले इस सत्र के दौरान सरकार अपना पूरा बिजनेस करने में कामयाब रही। सत्र के दूसरे दिन सरकार ने सदन में 21,116 करोड़ का लेखानुदान पास करा लिया है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में लेखानुदान को पास कराया गया है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सही जवाब नहीं मिलने के चलते विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सरकार ने 4 महीने के विकास कार्यों को गति देने के लिए मंगलवार को सदन में 21,116 करोड़ लेखानुदान पेश किया और इसी के साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा की गई और फिर धन्यवाद प्रस्ताव को भी सदन में पारित करा लिया गया। विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने सत्र की समाप्ति के बाद सभी सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में सरकार ने लेखानुदान तो पास कराया है, साथ ही कुछ विधेयक भी पास कराए हैं। एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे सरकार का जो सत्र आज संपन्न हुआ और मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। इसमें लेखानुदान पास किया गया और माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था उनका आभार व्यक्त किया गया और तमाम सदस्य जिन्होंने इसमें भाग लिया, मैं उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। नहीं, लेखानुदान और सिर्फ महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण, जिसपे उनका धन्यवाद किया गया, लेखानुदान पास किया गया। सर, सदन के भीतर विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए थे, महंगाई की वजह से लेकर मुझे लगता है उन्होंने महंगाई के मुद्दे पे जो 310 पे विषय उठाया था, जो माननीय अध्यक्ष जी ने 58 पे उसको परिवर्तित करके सुनने का जो आदेश दिया था, निर्देश दिया था, उस पर बहुत अच्छे ढंग से माननीय मंत्री जी रेखा आर्य जी ने जवाब दिए थे। लेकिन शायद उनकी इच्छा नहीं थी सदन में उनके रहने की और ना जवाब सुनना वो चाह रहे थे। उन्होंने शायद मन बना के आए थे कि उनको रहना नहीं है, लेकिन जो जो बिंदु उन्होंने बताए थे उसका बहुत अच्छी तरह से जवाब हमारी इस सरकार के द्वारा दिया गया।
पंचम विधानसभा वर्ष 2022 के प्रथम सत्र में जो हमने कार्य किया, एक विधेयक हमने पास किया, उत्तराखंड विनियोग लेखानुदान विधेयक 2022। 2 ऑर्डिनेंस प्लेस हुए हैं, अध्यादेश प्लेस हुए हैं सदन में। उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अध्यादेश 2021, उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन अध्यादेश 2022। प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखंड सरकार के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखें एवं विनियोग लेखें। उत्तराखंड पंचम राज्य वित्त आयोग उत्तराखंड पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों का प्रतिवेदन। नियम 300 में हमें 23 की सूचनाओं की प्राप्ति हुई, जिसमें से 23 के 23 ध्यानाकर्षण के लिए ले लिए गए हैं। नियम 53 में हमें 22 सूचनाओं की प्राप्ति हुई और 22 के 22 ध्यानाकर्षण के लिए ले लिए गए। नियम 58 में हमें 7 सूचनाओं प्राप्त हुई, जिसमें से हमने 5 स्वीकृत किए। नियम 310 की 1 सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको हमने नियम 58 में परिवर्तित करके सुना। घंटे अगर आप हमसे पूछेंगे, पंचम विधानसभा का जो प्रथम सत्र था उसमें 7 घंटे 23 मिनट का हमने पूरा समय सदन में लगाया। मैं सभी को, पक्ष विपक्ष मीडिया कर्मचारी सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत ही सुचारू रूप से सरकार का और मेरा भी पहला सत्र चला। आप सभी का सहयोग, पक्ष विपक्ष मीडिया कर्मचारी सभी का मैं बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि पहला सत्र ये सुचारू रूप से चला। और एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, 2 दिन का हमने देखा विधानसभा सत्र चला, विपक्ष की ओर से भी जोरदार मुद्दे उठाए गए और वेल तक आए और वॉकआउट भी उनकी ओर से किया गया। हालांकि जो विधेयक पास हुए हैं वो हमने देखा है किस तरह से लेखानुदान भी पेश हुआ है। पूरी जानकारी एक बार आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा, वैसे तो ये 3 दिन का सत्र था और बीएसपी के जो विधानमंडल दल के नेता हैं शहजाद, वो कार्य मंत्रणा की बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सत्र बहुत कम दिन का है, सत्र को लंबा किया जाए क्योंकि मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि विपक्ष के हंगामे के चलते ही सरकार ने अपना कामकाज निपटाया और सदन 3 के बजाय 2 ही दिन में खत्म भी हो गया। क्योंकि जब कल लेखानुदान पर चर्चा हो रही थी, जब राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तो विपक्ष सदन के अंदर मौजूद नहीं था और सत्ता पक्ष ने अपने बहुमत के आधार पर सारी चीजों को समय से पहले ही निपटाया और अपना बिजनेस कंप्लीट कर कल सदन स्थगित कर दिया है। अगर 5वीं विधानसभा के पहले सत्र की बात करें तो कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी है, जिसके 19 विधायक है, वो बगैर नेता प्रतिपक्ष के मैदान में उतरी थी और वो बिखराव साफ नजर आया। अनुपमा रावत अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के अलग से बैठी रही, महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने अलग प्रदर्शन किया सदन के अंदर। हालांकि जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है प्रीतम सिंह, उन्होंने बड़ी मुखरता से महंगाई का मसला उठाया, हरिद्वार का भी मसला उठाया जो खनन को लेकर है। वही कांग्रेस की ममता राकेश ने विद्युत कटौती का मसला उठाया। शहजाद जो बीएसपी के नेता हैं, उन्होंने अवैध खनन का मसला उठाया कि किस तरीके से हरिद्वार में नदियां खोद डाली है और एक बहुत बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने तो सीधे सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार का ही संरक्षण खनन माफियाओं को है। तो हर किसी ने अपने अपने मसले उठाने चाहे और सरकार ने भी बड़ी कह सकते हैं कि चतुराई से अपना बिजनेस पूरा कर लिया। सभी के लिए ये एक विशेष अनुभव वाला सत्र रहा, क्योंकि जो स्पीकर हैं रितु खंडूरी, उनके लिए ये पहला सत्र था। जो संसदीय कार्य मंत्री बने हैं प्रेमचंद अग्रवाल, इससे पहले वो स्पीकर की भूमिका में रहे, उनके लिए भी अलग अनुभव था। और कई नए मंत्री, चाहे सौरभ भागरा की बात करें, चंदन रामदास की बात करें, इनके लिए भी बिल्कुल अलग हटकर के ये अनुभव था। लेकिन कुल मिलाके कहें कि एक सहज भाव से ये सत्र कंप्लीट हो गया है। लेकिन सरकार की असल परीक्षा आने वाले सत्रों से होगी, क्योंकि तब सरकार के लिए मुद्दे भी हो जाएंगे, क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन आवर हुआ ही नहीं, तो सरकार के मंत्री बच गए हैं। और जब प्रॉपर ढंग से सदन चलेगा तब सरकार की भी अग्नि परीक्षा शुरू होगी और विपक्ष के भी तेवर, असल तेवर तब देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल विपक्ष को अपनी पंचायत निपटानी है और नेता प्रतिपक्ष का चयन करना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना, पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा किया। महंगाई के विरोध में कांग्रेस के विधायकों ने सरकार से सवाल किए, लेकिन सरकार की तरफ से संतुष्ट नहीं होने पर विपक्षी विधायक वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले भी जब दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए। राज्य में कानून व्यवस्था, महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत अपने समर्थकों के साथ विधानसभा की गैलरी में धरने पर बैठ गई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने यह कहा कि अगर सरकार का संरक्षण नहीं मिला तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नहीं है, ना तो सरकार को पेट्रोल के दामों में महंगाई दिखाई दे रही है, डीजल के दामों में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, गैस के दाम में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, खाद्य पदार्थों में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। तो जो महंगाई से आमजन हाहाकार कर रहा है और सरकार कहती है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नियंत्रण में है, तो सरकार का जो जवाब था उससे की वजह से हमें वेल में जाना पड़ा और अध्यक्षा जी को जो है सदन स्थगित करना पड़ा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, इतने सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड की धामी सरकार में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम धामी ने अपने पास कार्मिक, गृह, कारागार, आबकारी, श्रम, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक उड्डयन समेत 23 विभाग रखे हैं। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। कार्यभार संभालने के लिए सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे। सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन विकास के लिए भी काम किया जाएगा। खासकर अब यात्रा सीजन आने वाले हैं, यात्रा की तैयारियों में सरकार जुट गई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को इस बार वन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि उत्तराखंड का 60% भूभाग में जंगल है और ऐसे में वन मंत्री सुबोध उनियाल के सामने एक बड़ी चुनौती है। गर्मियों की सीजन नजदीक है और ऐसे में जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। सुबोध उनियाल का कहना है कि जंगलों को बचाने के साथ ही वन भूमि को संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने ये साफ किया है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाह अधिकारी नापे जाएंगे। सुबोध उनियाल को तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जनता का हित सर्वोपरि है, तो जनता के लिए हर्डल पैदा न करे, जनता के कामों का त्वरित डिस्पोजल हो, पहले तो ये इंश्योर किया जाएगा। दूसरा, भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
ताकि जो तमाम अवैध पातन और तमाम तरह की खबरें आती हैं, इन खबरों से निजात मिले। इसलिए निश्चित रूप से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहूँगा। तीसरा, जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैंने अभी अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि इनकी पत्रावली तत्काल प्रेषित करें, ताकि ऐसे लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर विभाग से इस तरह के लोगों को दूर किया जाए। अच्छा, वन विभाग कब जब कोई छोटा आदमी कोई कब्जा करता है तब तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े कब्जों पे निश्चित रूप से विभाग के सामने कोई बड़ा नहीं होगा। अवैध अतिक्रमण जहां पर जंगलात की जमीन पे होगा, बड़े लोगों के द्वारा बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को इस बार वित्त मंत्रालय के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उन पर जो भरोसा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जताया है, वो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड के विकास की उनकी सरकार लगातार कोशिश करती रहेगी। पूरा करते हुए और देखिए, मैं अपने युवा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि जिन्होंने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विभाग से नवाजा है। और निश्चित रूप से आप सब जानते हैं जिस प्रकार से मैंने पिछले कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष विधानसभा के रूप में, और आपने स्वयं ने कहा कि मैंने ठीक कार्यकाल मेरा रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी हम लोग इस जो हमें दायित्व मिला है, जो मुझे दायित्व मिला है, उस पर बखूबी मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, शक्ति के साथ काम करूंगा। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को परिवहन और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सहारा समय से खास बातचीत में परिवहन मंत्री ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसमें समाज कल्याण, परिवहन, लघु मध्यम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग और अल्पसंख्यक कल्याण बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। और अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की भी सेवा करने वाला विभाग है। बहुत सी चुनौतियां भी हैं, मगर मैं अपने अनुभव से, क्योंकि 4 बार विधानसभा से मैं चुन के आया हूँ, विधानसभा की कमेटियों में रहा हूँ, संसदीय सचिव रहा हूँ और 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है। मैं समझता हूँ मैं अधिकारियों के, कर्मचारियों के और अपने कार्यकर्ताओं के कोऑर्डिनेशन से इन विभागों को ईमानदारी और निष्ठा से अच्छे रूप में चलाने का प्रयास करूँगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पिछली सरकार में महिला एवं बाल विभाग की जिम्मेदारी देख रही थी और इस बार भी उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी के साथ ही खाद्य आपूर्ति और युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रेखा आर्य का कहना है कि उनकी कोशिश महिलाओं के विकास से संबंधित योजनाओं को लागू करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगी। मुख्यमंत्री जी का और अपने संगठन का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे जो दायित्व दिया है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण विभाग दिया हो अथवा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया हो अथवा खेल एवं युवा कल्याण दिया हो, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। जनमानस से जुड़े हुए विभाग हैं और सीधे सीधे महिलाओं से, युवाओं से, बालिकाओं से इसका सरोकार है। तो मेरा मानना है कि अपने इस दायित्व का मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं निर्वहन करूँगी। और उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक का ये कहना है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उन क्षेत्रों में हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। मदन कौशिक ने कहा कि पिछले दिनों संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने उत्तराखंड का दौरा किया था और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद ही हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी अभी से मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। संतोष जी 4 तारीख से और लगभग 4-5 दिन के लिए उत्तराखंड में रहेंगे। कुछ और अनेक कार्यक्रम भी है जिसमें भाग लेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। जो 23 सीटें हम लोगों ने लूज की हैं, उनके लिए अलग अलग कमेटी बनाकर वहां भेजा गया है। किस रूप में हम उनको लूज किए हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट हमें 1-2 दिन में मिलेगी। उसके आधार पर अगली कार्रवाई। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओढ़ले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं, चिंतित नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगाए। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के 27 छात्रों के साथ रैगिंग के मामले में दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से 20 अप्रैल तक जवाब मांगा है। दरअसल हरिद्वार के रहने वाले सच्चिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मेडिकल कॉलेज में 27 छात्रों का सिर मुंडवाकर उनके साथ रैगिंग की गई है। उनके पीछे बाकायदा एक सुरक्षा गार्ड भी चल रहा था ताकि कोई भी छात्र भागे नहीं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वायरल वीडियो को कोर्ट में भी दिखाया था। आज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का मैटर लगा था, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि उनका काउंटर एफिडेविट आया नहीं है रिकॉर्ड में, और सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि हमने सारे सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिए और चालू हालत में है। कोर्ट ने लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है सरकारी अधिवक्ता को, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के अधिवक्ता को, कि आप अपना काउंटर फाइल करें और 20 तारीख को इसकी 20 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी। सर कोविड वाला भी लगा था आपको? कोविड वाले मामले में हमने कोर्ट को अवगत कराया कि 7 राज्यों में डेल्टा कोरोन फैल चुका है और उसके केसेस आ रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वार्निंग इशू करी है बाकी स्टेटों को कि सतर्क रहें। तो कोर्ट ने कहा कि जब आएगा तब आप दोबारा PL फाइल कर दीजिएगा, अभी हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो मैंने कोर्ट को कहा कि आप जो भी दिशा निर्देश हैं उसका ऑर्डर पास कर दें। सिर्फ हमारी एक प्रेयर थी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो भी फैसिलिटीज़ है, CHC PHC, उनकी जो भी सुविधाएं हैं वो दुरुस्त की जाएं। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में SDM तुषार सैनी ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ओवरलोड खनन ढोकर ले जा रहे 5 वाहनों को चेकिंग के दौरान उप जिलाधिकारी ने सीज किया है। उन्होंने कहा है कि लगातार ओवरलोड वाहनों के खिलाफ क्षेत्र के लोगों से शिकायत मिल रही थी। इसको लेकर टीम ने पीलीभीत रोड से यूपी जा रही 4 ओवरलोडेड गाड़ियों को रोका गया है। वहीं SDM ने परमिशन ना होने पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी सीज कर दिया है। उनका कहना है कि इन गाड़ियों की रॉयल्टी नहीं पाई गई है, जिसके कारण इनका जुर्माना काटा जाएगा। इसके साथ ही जिन वाहनों के पास रॉयल्टी नहीं होगी उनसे 5 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। आज सुबह जो है छापेमारी की गई। मौके पर तो जो है मशीन नहीं पाई गई, पर हमें सड़क पे एक मिट्टी से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली मिली है, जिसको हमने जो है उसमें कार्रवाई की है। और इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि 4 अन्य वाहनों पे भी को भी हमने जब्त किया है अभी, जिसमें RPM है और जिसकी रॉयल्टी नहीं पाई गई है। ऊधम सिंह नगर के खटीमा तहसील के 17 मील चौकी के पास कंचनपुरी तिराहे पर हाईवे के पास
सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही खटीमा नायब तहसीलदार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। चल रहे निर्माण कार्यों को रुकवाकर तोड़ दिया गया है और तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया है कि सरकारी जमीन पर मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही जांच की गई है। जांच में यह पाया गया है कि निर्माण कार्य अवैध रूप से चल रहा है, जिसके बाद उसे गिरा दिया गया। मिली थी कि जो मकान बनना को सरकारी भूमि पर बनना, तो जिसको अभी निरीक्षण किया गया है और इससे कागजात मांगे गए हैंगे और इसकी राजस्व निरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है कि इसकी पूर्ण जांच करके मैं अभिलेखों से साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पहाड़ों की रानी मसूरी में पेयजल निगम पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहा है। यमुना मसूरी पेयजल योजना के तहत इन पाइपलाइनों को बिछाने का काम चल रहा है। पाइपलाइन बिछाने के काम में देरी और लाइन बिछाने के काम की गुणवत्ता पर लोगों ने सवाल उठाते हुए पेयजल निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिना टेस्टिंग की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे भविष्य में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मसूरी के व्यापारियों का यह कहना है कि पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और अभी तक काम पूरा नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि पूरी माल रोड को खोदा गया है, रोड की मरम्मत का काम भी शुरू नहीं किया जा सका है। हम इस पेयजल योजना के पक्ष में हैं, क्योंकि ये योजना 2053 तक मसूरी की जनता को पानी से राहत देगी। लेकिन काम की गुणवत्ता में और काम को मानकों पर ना उतर के करना, ये पेयजल निगम की बहुत बड़ी गलती है। सर्वप्रथम ना तो लाइनों का कोई ब्लूप्रिंट दिया गया, शहर में कौन सी लाइन कहां डलेगी, ना ही लाइनों की वेल्डिंग ठीक प्रकार से हो रही है। पानी की लाइनों को सीवर की लाइन के साथ डाला जा रहा है। किताबगंज में बिजली की लाइन जो अंडरग्राउंड थी वो तोड़ दी गई है। साथ में कई पानी की लाइनें टूट गई हैं। बालासार की लाइन कहो है या हैप्पी वैली की लाइन कहे, यहाँ पे लाइनें टूट गई हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो समस्त व्यापारियों को, नागरिकों को हुआ है। काम की गुणवत्ता की कमी अगर आप बताएं तो पूरे शहर में धूल धक्कड़ मलबा पड़ा है, कोई मलबा नहीं उठा रहे। 2 महीने पूर्व किताबगंज में कार्य पूरा हो गया था, लेकिन आज तक रिपेयर नहीं करी गई है। तो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस साल गर्मियों में पानी मिलेगा और जैसी स्थिति लग रही है इस बारी मसूरी की हेडलाइन होगी बिना पानी के मसूरी। ये बात पक्की है, लग रहा है, क्योंकि अभी सब पानी की किल्लत होने लगी है, जो कि एक नेशनल न्यूज़ बन जाएगी, जिससे हम सबकी इमेज खराब होती है। सिर्फ मसूरी वासियों की नहीं, पूरे प्रदेश की। पर्यटन नगरी है, लगभग 30 लाख टूरिस्ट मसूरी हर साल आता है और वो क्या संदेश लेके जाएगा ये सोचिए। ऐसा शिमला का हुआ था कुछ साल पहले। आगामी 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केदारनाथ धाम के रास्ते पर बिछी बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक के लिए पैदल मार्ग पर बर्फ को हटाकर आवाजाही के लिए रास्ता बना दिया गया है। कुछ स्थानों पर अभी भी बर्फ जमी हुई है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है रास्तों से बर्फ पिघलने लगी है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यदि मौसम साफ रहा तो केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। रुद्रप्रयाग के एसपी का कहना है कि यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाईवे का निरीक्षण किया जा रहा है। यात्रियों के लिए पर्यटक पुलिस चौकी बनाई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर।